हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोगों ने शुरू किया हुआ था और अभी हम लोगों ने पहला चैप्टर शुरू किया है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया था। आई होप आप लोगों ने उतना अच्छे से पढ़ के समझ लिया होगा। आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखना। आज के पार्ट से एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, राइट। सो स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो यार, अंग्रेजों ने हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको पूरी तरीके से खराब किया। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा फॉरेन ट्रेड सेक्टर, इसको पूरी तरीके से अंग्रेजों ने खराब किया। तो कौन कौन से वो पॉइंट्स थे, कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरीके से तबाह हुआ, खराब हुआ। उसमें सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसको जमींदारी सिस्टम या लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बोलते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ध्यान समझना, लैंड सेटलमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप क्रिएट करता है। किस किस के बीच में? जो गवर्नमेंट है यानी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, लैंडलॉर्ड्स के बीच में और पीजेंट्स के बीच में, या फिर आप टेनेंट्स कह लो, किसान कह लो, फार्मर्स कह लो। अब ध्यान समझना, लैंड सेटलमेंट सिस्टम है क्या या जमींदारी सिस्टम है क्या। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट लैंडलॉर्ड्स को ये परमिशन देती है कि आप जितना चाहे उतना काम कराओ किसानों से, अपने ज़मीन पे खेती बाड़ी जितनी चाहे दिन रात काम कराओ, इनको भले ही पैसे कम दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें टाइम से और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगान देते रहना, टैक्सेस देते रहना, ताकि तुम्हारी जो जमींदारी है वो बरकरार रहे। और ये लोग का शोषण करो जितना कर सकते हो। तो लैंडलॉर्ड क्या करते थे, किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। कैसे? बहुत ज़्यादा काम कराया पर अनाज का थोड़ा सा हिस्सा दिया। पैसा था इनके पास, पावर था, गवर्नमेंट का सपोर्ट था। ये बेचारे क्लास गरीब लोग थे, इनके पास ना ज़मीन थी ना किसी का सपोर्ट। और ये बेचारे बोलेंगे भी किससे? इनसे बोलेंगे, सरकार से। जब सरकार ने ही लैंडलॉर्ड को ऐसा करने के लिए बोला है तो ये बेचारे बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। और क्लास 9 के पास पावर थी और ये हमेशा क्लास जो है कर्जे में डूबे रहते थे। इनको थोड़ा सा हिस्सा मिलता था बस अपना जीवन व्यापन करने के लिए। दिस ट्रायंगुलर रिलेशनशिप और दिस सिस्टम इज कॉल्ड जमींदारी सिस्टम या लैंड रेवेन्यू सिस्टम, राइट। इससे क्या हुआ क्लास, जब तुम किसान को ही इतना शोषण करोगे, उनको एक्सप्लॉइट करोगे, तो ऑब्वियसली क्लास आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तरक्की तो करेगा नहीं। इसी वजह से क्लास हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी स्टैग्नेंट हो गया था। सेकंड है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चर का कमर्शलाइज करना शुरू कर दिया। चलो, इस सिस्टम में फिर भी ये कहीं ना कहीं क्लास अनाज तो उगा रहे थे। किसानों को फोर्स किया गया कि आप जो है फूड क्रॉप मत उगाओ, फूड क्रॉप की जगह आप कैश क्रॉप उगाओ। सर, फूड क्रॉप का मतलब क्या? राइस, व्हीट, बाजरा में मक्का, दाल, ये सब था आपका फूड क्रॉप। इसको मत उगाओ। आप क्या उगाओ? इंडिगो। आप क्या होगा? जूट, इंडिगो, सिल्क। आप ये चीज़ें उगाओ, क्योंकि अगर आप ये चीज़ उगाओगे तो ये सारी चीज़ें अंग्रेजों के कारखाने में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होगा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होगा। तो आप इन चीज़ों को उगाओ, हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे ये चीज़ उगाने के लिए। तो किसानों को फोर्स किया जाने लगा कि आप इंडिगो उगाओ। अब इंडिगो हो गया क्लास, जूट हो गया, ये सब चीज़ें जब क्लास उगाई जाती है ना, तो जो बेसिकली इंडिगो होता क्या है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से क्लास सॉइल, मट्टी खराब हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड क्लास कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगला है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारे इंडिया में ज़मीन बहुत सारी है, इतनी सारी ज़मीन होने के बावजूद भी, इतनी सारी ज़मीन होने के बावजूद भी हमारा जो आउटपुट है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि क्लास अंग्रेजों ने कोई काम करा ही नहीं है एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। ज़मीन बहुत ज़्यादा, लेकिन फसल जो निकल के आती है कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, उसको थोड़ा बहुत ही बचता है। अगला है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अंग्रेजों ने क्लास बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब अंग्रेजों ने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। दीज आर 4 सेक्टर्स। ना ही अंग्रेजों ने, ना लैंडलॉर्ड ने, किसी ने नहीं। जैसे चल रहा है चलने दो, कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कोई मशीनरी इंट्रोड्यूस नहीं की, कोई अच्छे बीज इंट्रोड्यूस नहीं किए। जैसे चल रहा है चलते रहने दो। दीज आर द 4 मेजर रीजन, जिसमें सबसे मेन क्या है क्लास? लैंड रिफॉर्म रीजन था। किस चीज़ का क्लास? हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको स्टैग्नेंट करने में, उसको बर्बाद करने में ये 4 पॉइंट्स थे जो आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा क्लास जब पार्टीशन हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी पूछा आता है कि पार्टीशन के बाद की क्या हुआ। जब क्लास पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को बांग्लादेश का, अब आज जो बांग्लादेश है पहले वो पाकिस्तान था, और जो पाकिस्तान है वो इंडिया में था। समझ रहे हो बात को? तो एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ पार्टीशन का? India's agriculture production class receive a further setback due to country partition at time of independence। तो फिर से हमें नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने तो हमें बर्बाद किया ही किया, फिर जब पार्टीशन हुआ तो भी हमें नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? अ साइजेबल पोर्शन ऑफ द अनडिवाइड कंट्री हाईली इरीगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान। तो जो सबसे ज़्यादा अच्छी फसल वाला इलाका था वो पाकिस्तान में चला गया। इसलिए पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड था तब भी और अभी भी। ऑलमोस्ट द होल जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकम द ईस्ट पाकिस्तान। जो आजकल बांग्लादेश है, मतलब कि जहाँ पे फसल अच्छी होती थी वो सारा एरिया भी पाकिस्तान में चला गया पार्टीशन के बाद। और जो जूट प्रोडक्शन था, तो जूट इंडस्ट्री में इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ जब पार्टीशन हुआ, क्योंकि वो भी क्लास पाकिस्तान में चला गया था, अब वो बांग्लादेश है। इंडिया जूट गुड इंडस्ट्री विच हैड enjoyed a world monopoly so far suffered a heavy of lack of raw material। तो क्लास वहाँ पे हमें बहुत नुकसान हुआ, वो एरिया पाकिस्तान में चला गया। इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन था वो भी बहुत दर्दनाक था। मतलब लाखों लोगों की जान गई, लाखों लोग बेघर बेघर हो गए, लाखों महिलाओं का बलात्कार हुआ, बहुत सारे लोग रिफ्यूजीज बन गए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई और ये आज तक भी चलती आ रही है। आप इसको देख भी रहे होगे, राइट? तो ये था क्लास एडवर्स इफेक्ट। तो बेसिकली जूट इंडस्ट्री, हाँ, जूट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ हमारा, बिकॉज वो सारा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। और जो फर्टाइल लैंड था वो भी मेजर लैंड जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया आफ्टर पार्टीशन। तो ये है क्लास आपका कैश क्रॉप। जो आप देखते हो ना, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, जूट हो गया। जूट रस्सी आपने जरूर देखा होगा, रस्सी इस तरीके से जो रस्सी होता है, गाँव में तो बहुत ज़्यादा मिलता है। ये नील हो गया, इसके अलावा सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, है ना, कपास की खेती लोग कहते थे। तो इन सब से जो सॉइल की फर्टिलिटी वो कम हो जाती है। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होंगी इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, तो इसीलिए क्लास अंग्रेजों ने बोला हम तुम्हें पैसे देंगे, आप इन चीज़ों को प्रोडक्शन करो। अच्छा, सेकंड, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर देख लिए, उसके 4 पॉइंट आपको अच्छे से लर्न भी हो गया। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। अंग्रेजों ने हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारे यहाँ पे वैसे 85% लोग जो है खेती बाड़ी करते थे, जो थोड़ा बहुत परसेंटेज था लोगों का वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में था, उसको भी अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। वहाँ भी उन्होंने चलने नहीं दिया इंडस्ट्रीज को। कैसे? सबसे पहला पॉइंट, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। बहुत अत्याचार किया अंग्रेजों ने। क्या किया देखो, ये है क्लास ब्रिटेन, ठीक है, और ये है क्लास आपका इंडिया। इन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बनाई। वो पॉलिसी क्या थी कि अगर तुम इंडिया से कोई भी रॉ मटेरियल ब्रिटेन को भेजोगे, जो कि भेजा जाता था, ठीक, ठीक है, सरकार कहती है कोई टैक्स नहीं, ठीक है। ब्रिटेन से कोई फिनिश गुड्स इंडिया में आएगा, मान लो अमेरिका ने कोई फिनिश गुड्स बनाया, वो इंडिया में आएगा, उस पर भी नो टैक्स। लेकिन तुमने अगर कोई फिनिश गुड्स ब्रिटेन को भेजा तो उस पे लगेगा हैवी टैक्स। इससे हुआ क्या कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जो एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन को, वो इन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। बेचारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, कई लोग बेरोजगार हो गए, कई लोगों ने कुछ और काम पकड़ लिया, कई लोग खेती बाड़ी पे आ गए। अब हुआ क्या, इंडिया के इंडस्ट्री में कोई 100 का सामान बना, अंग्रेज कहते हैं 100 रुपये हम टैक्स चार्ज करेंगे, तो ब्रिटेन को वो सामान कितने का मिलेगा? 200 का। ब्रिटेन के लोग क्यों खरीदेंगे आपके 200 का सामान? 100 की चीज को 200 में क्यों कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेंगे। जिसकी वजह से क्लास इंडिया का माल जो है बाहर जाना बंद हो गया। ऊपर से अमेरिका वाले क्या करते, 50 का माल, सॉरी ब्रिटेन वाले 50 का माल लेकर इंडिया में आते थे, नो टैक्स, वो 50 का ही बिकता था। तो देश के लोगों ने मजबूरी में आकर इंडिया का 100 का माल ना खरीद के बाहर से 50 का माल खरीदा। सर ऐसा क्यों? इंडिया में 100 का बन रहा था क्योंकि हाथों से बन रहा था, मेहनत लगती है, बाहर मशीन से बन के आ रहा था। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मशीन मेड प्रोडक्ट ने टफ कंपटीशन दिया जो हैंडमेड प्रोडक्ट था। तो इसकी वजह से जो हाथों से कढ़ाई बुनाई के कारखाने जितने भी थे ना, हमारे हैंडलूम इंडस्ट्री, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो पूरी तरीके से शैटर्ड हो गए, पूरी तरीके से शट डाउन हो गए, बंद हो गया। मेजर इंडस्ट्रीज हमारी जो है क्लास बंद हो चुकी थी।
अंग्रेजों ने इस तरीके से बर्बाद किया। हम लोग अपना रॉ मटेरियल उनको दे रहे थे, फिनिश गुड्स उनका यूज़ कर रहे थे, अपने देश का हम लोग यूज़ कर ही नहीं रहे थे फिनिश गुड्स। कारखाने नहीं थे, कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी हमारे कंट्री के अंदर, मजबूरन हम उनका मतलब वो वेस्टर्न कल्चर ऐसी तो आया। आज जो हमारी वेशभूषा है वो वेस्टर्न कल्चर का दिया हुआ है, समझ रहे हो बात को? ये वेस्टर्न कल्चर आज हम फॉलो करते हैं। अब मेजर चीज़ जो हम फॉलो कर रहे हैं वो वेस्टर्न है, वो उनकी चीज़ें हम लोग फॉलो कर रहे हैं धीरे धीरे। और ये हैबिट हमारे दादा परदादाओं के अंदर क्लास अंग्रेजों ने डाल दी थी उस टाइम पे, कि हैंडमेड इतना सस्ता कपड़ा आता था तो खादी महंगा आता था। तो इसीलिए क्लास ये सिचुएशन, इसे कितना डिस्क्रिमिनेशन है भैया। हम फिनिश गुड्स बेचते हैं, तुम हेवी टैक्स लेते हो ताकि हमारा सामान उनको महंगा लगे और हमारा माल बिके ना, और उनका इंडिया में आता है तो आप कोई टैक्स चार्ज नहीं करते ताकि उनका सामान हमें सस्ता लगे और हम उनका सामान खरीदें। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव किया जाने वाला टैरिफ पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ? लोग बेरोजगार होने लगे और फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंसी और बढ़ गई हमारे कपड़ों की चीज़ों पे, है ना। ये दो चीज़ें, एक प्रॉब्लम तो ये था डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, दूसरा लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड यानी कि मशीनरी, कैपिटल गुड्स क्या होता है, पढ़ा रखा है मैक्रो में, नेशनल इनकम में। कैपिटल गुड्स क्या होता है? मशीनरी। तो मशीन की कारखाने, मशीन की जो इंडस्ट्री थी वो हमारे कंट्री में क्या थी क्लास? बहुत कम थी, जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर पा रहा था। भाई इंडस्ट्री को तरक्की करने के लिए मशीन भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए। मशीन हमारे कंट्री में है ही नहीं, तो जो भी थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल है हम क्या करेंगे? जब तक मशीन से उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो होगा कैसे? आपने घर पे गेहूं धान आपने देखा होगा, उसको मशीन से क्लास पीसा जाता है तभी चावल बनता है, आटा बनता है। मशीन नहीं हो तो कैसे होगा? लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में 3 सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहता है क्लास। एग्रीकल्चर सेक्टर्स को प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, जब इंडस्ट्रीज थी ही नहीं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में क्या था? बहुत कम था। अगला है क्लास सर्विस सेक्टर्स को टर्चरी सेक्टर बोलते हैं। तो जीडीपी में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ना के बराबर था। और सरकार भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही थी इंडस्ट्री को डेवलप करने में। सरकार ने ना एग्रीकल्चर को डेवलप करने में काम किया, सरकार ने ना इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में काम किया, सरकार ने सिर्फ रेलवे को डेवलप किया, कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि क्लास लोगों को कंट्रोल में रखा जा सके। कहीं अगर लोग भड़ा करें ना, अत्याचार तो कर ही रही थी अंग्रेज, हम पे कर ही रहे थे उस टाइम पे, तो क्लास लोग भड़क ना जाए उसके लिए क्लास कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से माल ढोने के लिए अपने कंट्री में इन्होंने जो रेलवे का सिस्टम है वो बनाया, वो भी अपने फ़ायदे के लिए, जिसका बेनिफिट हमें मिल गया लक बाई चांस। बट लेकिन उन्होंने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने में कोई काम नहीं किया। सरकार बिल्कुल भी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए काम नहीं कर रही थी। और सरकार कौन थी क्लास? ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो हमारी कंट्री पे शासन कर रही थी। बहुत बड़ा समय होता है, 190 साल ये सब झेला हमारे देश के लोगों ने। कई लोग तो गुलामी में पैदा हुए और गुलामी में ही मर गए, कई मतलब कि लगभग 2 पीढ़ी तो ऐसी होंगी जो गुलामी में पैदा हुए और गुलामी के अंदर ही मर गए। तो ये क्लास पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर के, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है फॉरेन ट्रेड। ध्यान समझना, हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो भी अंग्रेजों ने किस तरीके से खराब किया। हमें अंग्रेजों ने क्या बना दिया? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, और हम बन गए इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब हम क्या बन गए थे? हम दबा के एक्सपोर्ट कर रहे थे, किस चीज़ का? रॉ मटेरियल का, और फिर इंपोर्ट भी कर रहे थे किस चीज़ का? फिनिश गुड्स का। तो हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे, मतलब इवन सोच लो आज तक भी इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल नहीं आया, लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल था। मतलब कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, दबा के हमारी कंट्री से क्लास अंग्रेजों ने लूटा, भर भर के माल ले गए। एक्सपोर्ट हमने इतना किया तो पैसा बहुत आ गया, पाउंड आया हमारे पास, यूरो आया, डॉलर आया, ये सब आया हमारे पास। अच्छा, तो इन सब का तो सर अच्छी बात है, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर आप करते हो तो उतनी फॉरेन करेंसी आपको मिलती है, तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर इस करेंसी का देश के अंदर इस्तेमाल किया जाए, ब्रिटेन ने इस पैसे को भी, ये जो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस आया ना, हमारा सरप्लस ज़्यादा था, इंपोर्ट कम कर रहे थे, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि हमारा माल ब्रिटेन ले जाके पूरे वर्ल्ड में बेच रहा था, समझ रहे हो। इतना बाहर से हमारे पास करेंसी आया, मान लो पाउंड हमारे पास इतना आया, लेकिन इस पाउंड को भी इन्होंने अपने काम में इस्तेमाल किया। वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई जो जंग छिड़ी उसमें पार्टिसिपेट किया ब्रिटेन ने, वहाँ पे क्लास इन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल किया। बाहर से इनविजिबल सर्विसेज को इंपोर्ट करने में इन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल किया। अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपने जो कॉलोनियल स्टाफ्स हैं, उनको सैलरी देने के लिए, ताकि वो
कंट्रोल कर सके लोगों पे, उस पे खर्च किया। देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को, टर्चरी सेक्टर को, एजुकेशन, हेल्थ को डेवलप करने में इन्होंने कोई काम नहीं किया। हालांकि कुछ स्कूल्स इन्होंने बनाए, मतलब कि साउथ की साइड्स में, केरला वगैरह में आप देखोगे, वहाँ पे कई सारे, तमिलनाडु में कुछ अंग्रेजी स्कूल बने उस टाइम पे। तभी आप देखोगे जो केरला के, तमिल के जो लोग होते हैं, दे आर मोर फैमिलियर विथ इंग्लिश लैंग्वेज, उनको इंग्लिश अच्छे से आती है एज़ कम्पेयर टू हिंदी। कि ये 200 साल पुरानी देन है। वहाँ पे कुछ स्कूल्स बनाए गए जिन स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम स्कूल कहा गया, ताकि वहाँ पे बच्चे पढ़ें और कल को इनके ऑफिस में काम कर सकें, अंग्रेजी ऑफिस में। इसीलिए, ठीक है। तो हमें क्या बना दिया गया, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, और हम क्या बन गए, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। सेकंड है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। क्लास सोचो, एक स्विस कनाल बनाया गया जिसकी वजह से अंग्रेजों के तो मजे आ गए इंडिया से और माल ढोने के लिए। देखो ये रहा, ये क्लास है आपका अफ्रीका, ये है इंडिया का मैप, ये रहा मुंबई। मुंबई पे आपको पता ना पोर्ट है, बंदरगाह है। तो पहले क्या होता था, पहले मुंबई से ऐसे जहाज के थ्रू, पहले तो ऐसे प्लेन वगैरह था नहीं, जहाज पानी का जो शिप होता है उससे ही ले जाते थे। तो ये सब यहाँ से हो के, यहाँ से हो के जाता था माल, और ऐसे लंदन ऐसे पहुँचता था। अब हुआ क्या, इजिप्ट की सरकार ने रेड सी और मेडिटेरियन सी, दो सी अलग अलग समंदर है, दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा कनाल बना दिया। पहले बंद था एरिया, लेकिन इजिप्ट की सरकार ने, अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया उसमें, उनको फायदा मिल गया बस उसका। इजिप्ट की सरकार ने यहाँ से क्लास रास्ता बना दिया, कनाल बना दिया, स्विस कनाल। ये कोई छोटा मोटा नाला नहीं है, ये इतना बड़ा है कि अभी क्लास आप एवरग्रीन या क्लास एवरग्रीन करके कोई शिप कंपनी थी या शिप थी, वो फंस गई थी उसके अंदर, तो पूरा वर्ल्ड हिल गया था उसमें, मतलब स्टॉक मार्केट में उथल पुथल मच गया था। ये कोई बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, मतलब बहुत, ये कनाल बहुत बड़ा है। तो यहाँ से जब इनको शॉर्ट रूट ये कनाल बन गया तो अंग्रेजों के मजे आ गए। यहाँ से देखो क्लास कितना शॉर्ट डिस्टेंस हो गया। पहले यहाँ से लेकर यहाँ जाते थे 12,300 माइल्स, लगभग 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस था। सोचो 20,000 किलोमीटर माल ढोके ले जाना हो और फिर माल लाना हो तो टाइम लगेगा, लेकिन ये डिस्टेंस सिर्फ 11,600 किलोमीटर, लगभग आधा हो गया। जिसकी वजह से क्लास अंग्रेजों के माजे आ गए, वो और ज़्यादा इंडिया से माल ले जाने लगे अपने देश में, और अपने देश से फिनिश गुड्स इंडिया में लाने लगे। तो ब्रिटेन को अकेला लगभग 50% ट्रेड होता था इंडिया से, जिसकी वजह से ब्रिटेन बन गया क्लास, यानी कि मोनोपोली कंट्रोल हमारा फॉरेन ट्रेड पे, सारा अपने देश में ले जा रहे हैं। बाकी जो 50% बचा वो श्रीलंका, श्रीलंका का पूरा नाम था सिलोन। ईरान, ईरान का पूरा नाम था पर्शिया, और चाइना, इनको होता था बाकी। तो सोचो अकेला, सोचो 200 देश के अंदर, लगभग 200 देश में 50% ट्रेड एक कंट्री का जो है क्लास, वो लंदन को हो रहा है, मतलब ब्रिटेन को हो रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो एक तो हमें बना दिया प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर, और इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का। दूसरा हमारा सारा ट्रेड पे अपना कंट्रोल, और फिर जो पैसे आए उसको भी इन्होंने जो है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इस्तेमाल किया 45 में। उसके अलावा क्लास इन्होंने इस पैसे को अपना कॉलोनियल स्टाफ को डेवलप करने में, स्ट्रॉन्ग करने में इन्होंने इस्तेमाल किया, और बाहर से इनविजिबल सर्विसेज को इम्पोर्ट करने में इन्होंने क्लास इस पैसे को यूज़ किया। मतलब हमसे, हमारा पैसा ही हमें नहीं मिला, हमारा अनाज भी ले गए, उस पैसे को भी इस्तेमाल किया, हमें कुछ भी नहीं मिला। इस तरीके से इंडिया को बर्बाद किया गया। ये था आपका फॉरेन ट्रेड, राइट। यहाँ तक पढ़ के आना क्लास। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया, डेमोग्राफिक कंडीशन हो गया, और रेलवे के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत बचा है बस, अगले चैप्टर में, अगली क्लास में इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो आई होप आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ के, आपका टारगेट फिलहाल एक चैप्टर है, चैप्टर 1 हम अच्छे से कर लें। जब ये 1 हो जाएगा तब हम 2 अच्छे से करेंगे, फिर 1-2 का रिवीजन करेंगे, ताकि हम आगे भी चलें, पुराने चैप्टर को साथ लेके चलें। कैसा लगा सेशन बताना जरूर, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।